नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद एक बार फिर से जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक बार फिर से घाटी में अब्दुल्ला परिवार की वापसी हुई है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा जताया। अब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार की तैयारी चल रही है। उमर अब्दुल्ला बदले हुए कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे। चंद महीने पहले जिस उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी, वही उमर अब्दुल्ला ने आखिरी चंद महीनों में ऐसा क्या किया कि एक नहीं दो नहीं, वो जीतने में कामयाब हुए, सरकार बनाने में कामयाब हो रहे हैं और अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। केंद्र शासित प्रदेश में वोट और सीटें दोनों मामलों में अलग अलग दलों के नंबर 1 रहने का ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहा है। ज्यादा वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस से पिछड़ गई और इस तरीके से चुनावी आंकड़े किसी राज्य में कभी कभार भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लगातार 2 चुनाव देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वोट शेयर दूसरे दलों से काफी ज्यादा है, लेकिन सीटों की तादाद जम्मू कश्मीर में कम हुई है और बढ़े हुए वोट शेयर ही घाटी से बीजेपी के लिए सुकून की खबर लाई है। आखिर जम्मू में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी कश्मीर में क्यों हुई है फेल बीजेपी, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हर चुनाव में एक दल की जीत बाकी दलों से हार की वजह बनती है। जम्मू कश्मीर में भी यही देखने को मिला है। बीजेपी को उम्मीद थी कि 370 हटने के बाद से इसका फायदा विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में अगर किसी की हार मिली है तो वो है आतंक परस्त पाकिस्तान और वहां के अलगाववादी नेताओं, जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। उन पर यह आरोप लगते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस चुनाव ने महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम राजनीतिक दल, अलगाववादी नेताओं को एक बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दस साल बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न जोरों शोरों से मन रहा है। जश्न की ये तस्वीरें लोकतंत्र की जीत है, जमहूरियत की जीत है। ये तस्वीरें घाटी में बदलते माहौल की जीत है। ये तस्वीरें पत्थरबाजी, दहशतगर्दी के दौर के खत्म होने की तस्वीर है। विकसित भविष्य की उम्मीदें हैं। विकास के दौर में शामिल कश्मीर की ये नई तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को देखकर न सिर्फ कश्मीरी बल्कि हर हिंदुस्तानी को राहत और सुकून महसूस हो रहा है। कश्मीर की आवाम ने नापाक इरादों से शिकस्त की कहानी एक बड़े पैमाने पर लिख दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिलने जा रही है। 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने जोरदार तरीके से कश्मीर में वापसी की है। आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने
49 सीटों पर जीत दर्ज की है। 56 चुके अपने दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती। और बड़ी बात यह है कि 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद से बुरी तरीके से हार गए थे। और इस हार के कुछ महीने के बाद उमर अब्दुल्ला न सिर्फ 2-2 सीटों से चुनाव जीते, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जोरदार तरीके से कश्मीर की आवाम ने इस्तकबाल किया। बदलते उमर बदलते कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सवाल यह है कि चंद महीनों में ऐसा क्या हुआ जिसने उमर अब्दुल्ला को करारी हार के बाद ऐतिहासिक शानदार जीत दी है। ऐसी जीत जिसकी उम्मीद खुद उमर अब्दुल्ला या उनके परिवार को नहीं थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए नए नवेले आने वाले वक्त के कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अपनी इस जीत के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमें शायद उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है तो मैं शायद उस चीज को मानता नहीं। खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ, मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं। जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नजर नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें विधानसभा चुनाव की हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। ये तस्वीर इसलिए चर्चा में है, इसमें उमर अब्दुल्ला वोटों से जीतने की अपील करते हैं। अपनी टोपी उतार ली और तब उमर अब्दुल्ला ने मतदाताओं से सामने इमोशनल कार्ड भी खेला था और उन्होंने कहा था कि उनकी टोपी ही उनकी इज्जत है, इस टोपी की इज्जत रख लेना। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से कश्मीर के लोगों से इमोशनल अपील की थी और अपनी इज्जत को कश्मीरियत के हवाले करने की कोशिश की थी। कम से कम कश्मीरियों ने उनकी इज्जत की लाज रख ली। आज मैं सिर्फ एक बात करूंगा। म्योन दस्तार, म्योन यजत, म्योन यूट्यूब, आपने सुना उमर अब्दुल्ला साहब को कि टोपी उतारने के चर्चे लगातार सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के घर घर तक पहुंचे और ये काम बहुत ज्यादा। कश्मीर की आवाम ने उमर अब्दुल्ला की ऐसी इज्जत रखी कि कश्मीर का ताज ही उनको पहना दिया। मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि उमर अब्दुल्ला की वापसी के साथ ही उमर अब्दुल्ला के एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उमर अब्दुल्ला 24 दिसंबर 2014 को पोस्ट किया था। इस ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा था, शांति बनाए रखे, मैं वापस जरूर आऊंगा। यह वो दौर था जब उमर अब्दुल्ला को विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। यह ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। इसके बाद से चुनाव के ठीक बाद पीडीपी बीजेपी का गठबंधन हुआ। यह गठबंधन नहीं चला। 2019 में धारा 370 हटा दी गई। उसके 5 साल के बाद चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने जोरदार तरीके से वापसी करते हुए अपनी कही बात सच साबित कर दी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस ताज के साथ उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौतियां अभी बहुत ज्यादा होने वाली हैं। वैसे भी उमर अब्दुल्ला से आवाम की बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। वो कश्मीर के पुराने हालात को बहाल करने का वादा करते रहे हैं और कश्मीर की लड़ाई काफी मुश्किल है। उसमें भी भारी मुश्किल यह है कि कांग्रेस भी उनके साथ नहीं मिलने वाला है। 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है। मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, इस इलेक्शन से पहले भी, कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे। इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल, और आगे भी यही रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि घाटी के चुनाव में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोलबाला रहा है तो जम्मू में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बेहतर करने की उम्मीद थी। पार्टी के नेता जम्मू में 30 से 35 सीटें जीतने में दावा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 29 सीटें जीत पाई और ये सभी सीटें जम्मू रीजन में है, जबकि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी खाता नहीं खुला है और बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थी और इस बार उससे 4 सीटों का फायदा हुआ है। परिसीमान के बाद जम्मू में 6 नई सीटें बढ़ा दी है, जिसमें से 5 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ है, जीत मिली है। सिर्फ 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। अगर ये 5 सीट नहीं होती तो जम्मू में भी बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से भी खराब होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नतीजे भले ही भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद के मुताबिक ना रहे हो, लेकिन वोट शेयर के में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी उससे खुश है, क्योंकि वोट फीसदी में बीजेपी कांग्रेस एनसी से कहीं आगे है। अब जम्मू कश्मीर में आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 25.64% वोट बीजेपी को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में बीजेपी से कम यानी 23.43% वोट हासिल हुए हैं। और मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस को 11.97% वोट हासिल हुए हैं। दोनों दलों के वोट शेयर में 2.21% का गैप सीटों के मामले में है और यह बड़ा हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 सीटें ज्यादा यानी 42 सीटें जीत ली। और दोनों ही दलों को मिले वोट की अगर मैं बात करूं
तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 14,62,225 वोट मिले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 13,36,147 वोट मिले हैं और दोनों दलों के वोट में भी 1,26,078 वोटों का फर्क बताया जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाति के बाद कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव के लोकतंत्र की जीत है और बीजेपी के वोट शेयर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू की जनता की तारीफ की है। पीएम मोदी ने क्या कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं। कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जमकर घेरा, उसके परजीवी बताते हुए कहा कि वो अपने सहयोगी दलों की नैया डुबो देती है, उन्हें निगल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बोला था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विमेन लेड डेवलपमेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है। हरियाणा वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में देश को नेतृत्व दिया है। अब हरियाणा में हजारों लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से भी हरियाणा की बहनों को मुफ्त बहुत लाभ होने वाला है। जब माताएं बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध होगी, समर्थ होगी, तो इसका लाभ पूरे परिवार को होगा। परिवार समर्थ होगा तो हरियाणा समर्थ होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने कश्मीर की आवाम की बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी और उम्मीदों पर खरा उतरना उमर अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर की आवाम की चुनी हुई सरकार नहीं है और तब से लेकर अब तक उपराज्यपाल की तरफ से महज इतनी सी कोशिश हुई है कि चीजें सिर्फ और सिर्फ सुचारू रूप से चलती रही और कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर में बरकरार रही। 2019 में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जब 1 साल तक चुनाव कराने के लायक हालात नहीं थे तो एक राजनीतिक शख्स की जरूरत महसूस हुई और इससे पहले एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह बीजेपी के नेता मनोज सिन्हा को मोर्चे पर लगाया गया था ताकि कश्मीर की आवाम के साथ राजनीतिक मुलाकात शुरू कर सके और चुनाव कराने लायक जम्मू कश्मीर में हालात बनाने की कोशिश हो सके। तब भी चुनाव कराने की 2 बड़ी बाधाएं जम्मू कश्मीर में सामने आ रही थी। एक तो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया और दूसरी दहशतगर्दी गतिविधियां। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोगों में बहुत जोश था, विधानसभा की राह आसान कर दी और अब नतीजे सबके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के जनादेश ने कई लोगों को, पार्टियों को एक बड़ा संदेश दिया है। इस संदेश में सबसे बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है।
वो संदेश क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर वो भी। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि सिर्फ हिंदू इलाके में जीत से नहीं, सत्ता नहीं मिलती। कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए तो 100% सच है। चूंकि सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में भी जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए संदेश यह भी है कि जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए स्थानीय राजनीतिक पार्टी को साथ लेना होगा। इसके अलावा पार्टी को यह भी समझने की जरूरत है, बीजेपी को, कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का फायदा हुआ, लेकिन कश्मीर में बिल्कुल नहीं हुआ। एक जरूरी संदेश यह भी है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं कश्मीर के, उस पर फोकस करना जरूरी है। सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने से जम्मू कश्मीर की सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने सिर्फ बीजेपी को नहीं, बल्कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी को भी एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि इस चुनाव में महबूबा मुफ्ती को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती सिर्फ 3 सीटें 8.87% वोट मिले थे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी उस सीट से हार गई, जो उनके परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता था। 37 साल की इल्तिजा साउथ कश्मीर में पीडीपी का एक बड़ा चेहरा, और इस बार महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इल्तिजा को उस वक्त पहचान मिली जब धारा 370 को रद्द किए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था। साल 1996 में महबूबा मुफ्ती ने भी बिजबेहरा से अपनी ही चुनावी शुरुआत की थी, जिसे मुफ्ती परिवार का गढ़ माना जाता है, और इस सीट से उनकी बेटी को हार का सामना करना पड़ा, वो भी करीब 10,000 वोटों के फर्क से हारे। ऐसे में कश्मीर की आवाम ने वोटों के जरिए महबूबा मुफ्ती के लिए एक बड़ा पैगाम, बड़ा संदेश दिया है। वो संदेश क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान के लिए पीडीपी का सॉफ्ट रवैया कश्मीरियों को पसंद नहीं आया। अलगाववाद का समर्थन करने का फायदा महबूबा मुफ्ती को नहीं मिला है। राष्ट्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का बड़ा नुकसान। पीडीपी और मुफ्ती परिवार के लिए राजनीतिक मुश्किल खड़ी है, क्योंकि इल्तिजा भी चुनाव हार गई। मुफ्ती परिवार की अगली पीढ़ी को जनता ने भी सिरे से नकार दिया है। आप सोचिए, महबूबा मुफ्ती जिसका साउथ कश्मीर गढ़ है, वहां से वो जीत नहीं पाए हैं, और पीडीपी को इनका नतीजा भी सोचना होगा। उनके पास 5 साल का लंबा वक्त है, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पीडीपी के बहुत सारे नेता छोड़कर एनसी में शामिल हो गए। लोकसभा में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब 5 साल के बाद। अब बात जम्मू कश्मीर के नतीजों में छुपे एक और बड़े संदेश की। जम्मू कश्मीर की जनता ने इन चुनाव में अलगाववादियों को भी पूरी तरीके से नकार दिया है। अलगाववाद के कट्टर समर्थकों की पूरी तरीके से हार हुई है, और जम्मू कश्मीर के मुद्दों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी परेशान है। उनको भी झटका लगा है, क्योंकि कश्मीर से लगातार पाकिस्तान की बात होती थी, और महबूबा मुफ्ती एक पाकिस्तान को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी का सिर्फ एक उम्मीदवार जीता है। लंगेट सीट से इंजीनियर रशीद के भाई को जीत मिली है। इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के समर्थन से खड़ा हुआ एक भी उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं जीता है। आजादी चाचा के नाम से मशहूर कट्टर अलगाववादी सर्जन बरकाती को भी दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा। ये नहीं, अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु को भी बुरी तरीके से वहां की आवाम ने नकार दिया है। एजाज अहमद ने सोपोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, और एजाज अहमद को सिर्फ और सिर्फ
129 वोट मिले, जो कि नोटा से भी वोटों से कम है। अलगाववादियों की यह हार यह बताती है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता मुख्य धारा से हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहती है। अलगाववादियों की पाकिस्तान परस्त राजनीति से परेशान है, मुक्ति चाहती है। अलगाववादियों के सहारे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले पाकिस्तान को यह जनता का एक बड़ा संदेश दिया है और यह बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब उसी के साथ देगी जो जम्मू कश्मीर के विकास की बात करेगा। सीमा पार की भाषा बोलने के लिए अब कश्मीर में बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सोच समझकर कदम रखेंगे, क्योंकि कश्मीरियों की बात करेंगे, कश्मीर को आगे ले जाने पर काम करेंगे और ऐसे में उनके लिए सरकार चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कश्मीरियों के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और ये आने वाले वक्त में, चूंकि उमर अब्दुल्ला राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कश्मीरियों की नब्ज को जानते हैं, इसीलिए वो भी ये सोचेंगे, ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सके। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।